नमस्कार स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आपने 11वीं कक्षा में आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में पढ़ा है, तो 12वीं कक्षा में आपके सिलेबस में रीतिकाल और आधुनिक काल है। तो इससे पहले कि हम इसकी परिस्थितियों के बारे में पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि साहित्य का अर्थ क्या होता है। साहित्य होता है रचनाएं। जो भी काव्य रचनाएं, जो भी काव्य ग्रंथ, जो पुस्तकें किसी भी समय लिखी जाती हैं, चाहे वो कविता हो, नाटक हो, एकांकी हो, नावल हो, कुछ भी, ये सारी पुस्तकें, ये रचनाएं ही साहित्य होता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप दो चरण, दो काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए रीतिकाल के बारे हम पढ़ेंगे। रीतिकाल का जो नामकरण है वो आप पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से बड़ा प्रश्न बहुत कम चांस होते हैं कि आएगा आपके 12वीं कक्षा के सिलेबस में। जो दो बड़े प्रश्न आते हैं, एक रीतिकाल में से और एक आधुनिक काल में से, उसमें से एक इसकी परिस्थितियों से संबंधित प्रश्न है जो आ जाता है। तो देखिए, किसी भी साहित्य को समझने के लिए, जानने के लिए उस समय की परिस्थिति यानी कि हालात, उस समय के हालात कैसे थे, परिस्थितियाँ कैसी थी, उनको जानना जरूरी होता है। क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होंगी, जैसे हालात होंगे, साहित्य उससे प्रभावित होगा ही होगा, उससे जरूर प्रभावित होता है। इसलिए अगर किसी साहित्य को समझना है तो उस समय की परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में कि किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को जानने के लिए उस काल की सामान्य परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। आम हालात कैसे थे, उनको समझना जरूरी है। रीतिकाल का जो समय है बच्चों, वो संवत 1700 से संवत 1900 तक माना जाता है। यदि हम ईस्वी सन की बात करें तो ये 1643 से 1843 तक माना जाता है, क्योंकि जो संवत है वो ईस्वी सन से 57 साल अधिक होता है, आगे चलता है। तो इस काल की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात थे, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, राज्य कैसे चलाया जा रहा था, जो राजनीतिक अधिकारी थे वो कैसे अपना काम कर रहे थे, राज्य की नीतियां कैसी थी, इसको कहते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। बस आपने हालातों पर चर्चा करनी है। तो आपको वैसे भी इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि 1843 सन ईस्वी सन से लेकर 1843 तक, सॉरी 1643 सन से लेकर ये 200 साल का जो समय था, तो उस समय किसका राज्य था? मुगलों का शासन था। अकबर के बाद, ठीक है, शाहजहाँ, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ और फिर औरंगजेब, तो इनका शासनकाल था। उसके बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, राज्य को चलाने में असमर्थ थे, खास तौर पर कहें तो निकम्मे थे। तो उसके बाद फिर अंग्रेज आए। फिर ये समय था 1857 की क्रांति से कुछ समय पहले तक का। तो हम उन हालातों को भी इसमें गिन सकते हैं। तो कैसे स्थिति थी वहाँ पर? तो राजनीतिक परिस्थितियों हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के चरमोत्कर्ष तथा उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। जो मुगल शासनकाल था वो अपने चरम सीमा पर भी चढ़ गया था, यानी कि उसकी बहुत उच्च लेवल पर भी था, वो इसी युग में था। और उत्तरोत्तर ह्रास यानी कि उसका पतन होना शुरू हो गया था। यहाँ पर ये उसके पतन हो भी गया था अंत में। तो इसका भी युग था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन भी आ चुका था। तो इस काल में मुगल सम्राट अकबर से लेकर, यानी कि अकबर के बाद वाले औरंगजेब तक का शासनकाल रहा था। तो वहाँ पर तो राजनीतिक परिस्थिति हम कह सकते हैं कि राज्य, राजा थे, योग थे, वो राज शासनकाल चलाने में अपने हिसाब से अव्वल थे, अच्छे राजनीतिज्ञ थे वो, सॉरी शासनकाल थे, अच्छे राजा थे, अच्छे बादशाह साबित हुए थे। तो उन्होंने अपने राज्य को अच्छे से चलाया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो विलासी थे,
तो उसकी मृत्यु के बाद विलासिता खुलकर सामने आई। विलासिता होता है बेटा नाच गानों में, मनोरंजन में, रंग रलियां मनाने में मस्त रहना, उसको कहते हैं विलासिता। तो जब ऐसा राज्य हो जाता है, ऐसा राजा हो जाता है, तो उसका राज्य के और लोगों पर, प्रजा पर, कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रहता। तो बाहर वाला आकर कोई भी उसके राज्य में दखल अंदाजी कर सकता है, जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह ने किया था। तो उसके उत्तराधिकारी थे जो अयोग्य, असमर्थ और निकम्मे निकले। वे नाच गानों में ही मस्त रहा करते थे। स्त्री को मनोरंजन की वस्तु माना जाने लगा, यानी कि औरत को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए, नाच गानों के लिए, अपनी विलासिता को पूरे करने के लिए, अपने मतलब कि काम वासना को पूरी करने के लिए औरत का इस्तेमाल होने लगा था। और जिस समाज में, जिस राज्य में औरत का ऐसा हाल होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। उसका ह्रास, उसका पतन होना लाजमी है। तो रीतिकाल में भी इसी प्रभाव के कारण जो अधिकतर श्रृंगार पर रचनाएं लिखी गई। श्रृंगार पर रचनाएं क्या होता है? जो श्रृंगार रस से भरी हों, यानी कि इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में, उनके विरह के बारे में, उनके मिलन के बारे में, मिलाप के बारे में खुलकर वर्णन होता है, उसको कहते हैं श्रृंगार पर रचनाएं। तो इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में और देखिए कि सन 1738 ईस्वी में नादिर शाह का पूरा जोर था, उसने हमला किया था। और 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण लगातार, तो मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी इन्होंने। अनेक प्रदेशों के शासक स्वतंत्र हो गए। इसका फायदा उठाकर मुगलों पर बाहरी हमले हो रहे थे। तो जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। यानी कि भारत है जो अब छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंट चुका था। सन 1803 ईस्वी में या उस तक अंग्रेजों ने लगभग है यहाँ पर के समूचे उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था। और 1857 की क्रांति के बाद तो फिर जब वो विफल हो गई थी, तो मुगल शासन पूरी तरह से समाप्त हो गया था और अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस समय की राजनीतिक परिस्थितियां हैं जो, वो कुल मिलाकर पतन की ओर थी, अच्छी नहीं थी। सिर्फ औरंगजेब तक जो शासनकाल था वो ठीक चला, उसके बाद जो उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे। फिर नादिर शाह और अहमद शाह के आक्रमण और फिर अंग्रेजों का कब्जा। इस तरीके से राजनीतिक परिस्थितियाँ कुल मिलाकर आप उस समय के हालात के बारे में बता सकते हो, अपने शब्दों में भी बता सकते हो। तो आगे देखिए इस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी, सामाजिक हालात कैसे थे। सामाजिक होता है समाज से संबंधित, समाज से संबंधित। समाज में लोगों की शिक्षा दीक्षा कैसी थी, उनका इलाज कैसा था, लोग कैसे व्यवहार करते थे एक दूसरे के साथ, नारी की स्थिति कैसी थी, ठीक है ना, लोगों का आपस में मेल मिलाप कैसा था, कैसी समाज की व्यवस्था थी, इसको कहते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। तो देखिए सामाजिक दृष्टि से भी यह काल अधःपतन का युग था। अधःपतन होता है बिल्कुल विनाश की ओर, नीचे की ओर गिरा हुआ। सामाजिक हालात अच्छे नहीं थे, यानी कि राजाओं के साथ प्रजा भी विलासिता के रंग में रंगने लगी। कहा जाता है ना, जैसा राजा तैसी प्रजा। तो जो राजा का राज्य के प्रजा पर ध्यान ही नहीं था, कर्मचारियों की ओर ध्यान ही नहीं था कि वो सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं कि नहीं, तो लोग भी ऐसे ही हो गए, फिर उनके उसी रंग में रंग गए। तो संपूर्ण समाज में नारी के सौंदर्य का सौदा होने लगा। आम समाज में, पूरे समाज में नारी को सिर्फ सौंदर्य की वस्तु, विलासिता की वस्तु माना जाने लगा। नारी को केवल मनोरंजन की वस्तु माना जाने लगा। तो किसी भी सुंदर कन्या का अपहरण किया जाने लगा। कोई राजा है, कोई अच्छा सामंत है, अधिकारी है, जो भी सुंदर कन्या दिखती, कन्या मतलब अविवाहिता, तो उसका अपहरण कर लेते, उससे जबरदस्ती विवाह कर लेते, जिससे कि लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। लोग डर कर बाल विवाह की ओर जाने लगे। बाल विवाह यानी कि बाल बचपन में ही, बच्चे का ही
छोटी लड़के का विवाह कर देना, और ये कुप्रथा फिर आगे से चल पड़ी और बहुत लंबे समय तक चली। जनसाधारण की शिक्षा, आम लोगों की शिक्षा, चिकित्सा यानी कि इलाज आदि का कोई प्रबंध नहीं था। किसी भी राज्य अधिकारी का इस ओर ध्यान ही नहीं था। रिश्वत देना और लेना आम बात हो गई थी। राजे रजवाड़े गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे एवं आप खुद ऐश कर रहे थे। तो इस तरीके से उन पर जबरदस्ती लगान वसूलना, उनसे उनका लूट लेना, उनके अनाज को, उनकी फसलों को जबरदस्ती। तो कभी ऐसा होता लगान ज़्यादा होने की वजह से, या फिर कभी अतिवृष्टि होता है, बाढ़ आ जाना, अति हद से ज़्यादा बारिश हो जाना, ठीक है। और कभी कभी उसकी काल की वजह से अनावृष्टि, अन्न की कमी हो जाना, कभी सोके की वजह से, और युद्धों से फसलों को होने वाली हानि ने तो किसानों की हालत और बिगाड़ दी थी। इनके बार बार हमले, लाखों की हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सिपाही सेना आती और उनकी फसलों को विनाश कर देती, उसका नष्ट कर देती, कुचल देती। ऐसी अव्यवस्थित, जिसमें सही तरीके से व्यवस्था ना हो, उसको अव्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था में सुरुचिपूर्ण, रुचि के साथ सुरुचिपूर्ण और गंभीर साहित्य की रचना संभव ही नहीं थी। गंभीर साहित्य मतलब कि जिसमें लेखक या कवि, रचनाकार, साहित्यकार अपने मन की बात को खुलकर सामने रख पाए, अपने मन की अंदर की आत्मा की गहराई को बाहर निकाल सके। गंभीर साहित्य उसको आप बोलेंगे, गंभीर बातें, अंदर बातें। क्यों नहीं कर पाए ऐसा? चलो आगे वाली स्थितियों में आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा वो क्यों नहीं किया उन्होंने। वो हालात की वजह से, सामाजिक हालात ही ऐसे थे, राजनीतिक हालात ही ऐसे थे। तो आइए देखते हैं आगे धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी। तो धार्मिक दृष्टि से यह युग सभ्यता और संस्कृति के पतन का युग था। तो जो हमारी सभ्य होता है, सूझवान, समझदार लोगों का जो समूह होता है, लोग होते हैं जहाँ पर, उस सभ्यता को कहते हैं सभ्यता। सभ्य लोगों की समझ मतलब के समाज और संस्कृति, हमारी जो संस्कृति थी उसका पतन हो गया। जो हमारे भारत की उच्च कोटि की संस्कृति थी उसका खात्मा हो गया, क्योंकि लोगों का इस ओर ध्यान ही नहीं था। जो धर्म की असली परिभाषा थी, धर्म क्या होता है, उसको लोग भूल चुके थे। आगे देखिए, इस युग में नैतिक बंधन इतने ढीले हो गए थे कि धर्म किसी को याद ही नहीं रहा था। नैतिक बंधन होता है, नैतिक होता है बेटा, जैसे दया, ईमानदारी, मेहनत, ठीक है, ये नैतिक मूल्य है हमारे। तो इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं था, तो धर्म किसी को याद ही नहीं रहा। धर्म के नाम पर बाह्य आडंबरों और भोग विलास के साधन जुटाए जाने लगे। जो धार्मिक नेता थे वो फालतू के आडंबर दिखावे करने लगे, लोगों को अंधविश्वास में डालने लगे, भोग विलास के साधन जुटाए जाने लगे, मतलब कि सिर्फ वो अपना मनोरंजन और अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए साधन जुटाने लगे, ऐश प्रस्ती के लिए। इस्लाम धर्मानुयायी, जो इस्लाम को मानने वाले थे, वो भी रूढ़िवादिता का शिकार हो गए थे। रूढ़िवादिता होता है जो परंपराएं चल पड़ी थी, बस कौन सी रूढ़ी, जैसे रोजा रखना, नमाज पढ़ना, ये बस सब लोग इसी को धर्म समझने लगे। जनसाधारण अंधविश्वासों में जकड़े थे। आम लोग अंधविश्वासों में फंस गए। किसने? जो धर्म के उच्च पंडित या मुल्ला लोग थे, उन्होंने उनको अंधविश्वासों में डाल दिया, और इसका लाभ पंडित और मुल्ला खुद उठा रहे थे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार के अड्डों में बदलते जा रहे थे। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया था। भगवान के दर्शन करने के लिए, उसमें जाने के लिए भी लोगों से टैक्स वसूला जाने लगा था, लगान, पैसे लेते थे, और सभी लोगों को उसमें जाने की इजाज़त भी नहीं थी। निम्न कास्ट दलित लोगों को का तो बहुत बुरा हाल था। उनको तो अंदर
धार्मिक स्थान में प्रवेश करने के भी इजाज़त नहीं थी, वर्जित थे। मंदिरों में भी पायल की झनकार और तबले की थाप, पायल की झनकार तबले की थाप की ध्वनि आने लगी। मतलब आप समझदार, वहाँ पर भी नाच होते थे, गाने होते थे। मंदिरों में पूजा पाठ या फिर प्रार्थनाएं नहीं होती थी, ठीक है ना, नाच गाने होने लगे थे। तो इतनी धार्मिक परिस्थितियाँ थी, हालात थे, इतने बिगड़ चुके थे। तो ऐसे माहौल में अच्छा साहित्य कहाँ से आने की संभावना होगी? लोगों के मन में क्या ख्याल आते होंगे? कैसे वो, जब सारा समाज ही इसी में डूब चुका था, विलासिता में, श्रृंगार, तो श्रृंगार रस की ही कविताएं होती थी। फिर आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी? आर्थिक परिस्थितियां होती हैं उन लोगों की आमदन से संबंधित, आय से संबंधित, कैसे गुजारा होता था उन लोगों का, ठीक है ना। तो आर्थिक दृष्टि से भी ये इस युग में आम लोगों की दशा अत्यंत सोचनीय थी, मतलब कि दयनीय थी, सोच विचार करने योग्य थी, यानी कि खराब थी। जाति पाति के बंधन और भी कठोर हो गए थे, जिससे कि वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित होने लगी। जो काम करते थे लोग वैसे उसी जाति में पक्के हो गए, उसी वर्ण के बन जाते थे वो, और वो इतनी पक्की हो गई कि वो लोग वही काम करते थे और किसी कार्य में जा भी नहीं सकते थे। बाप दादा की जो काम था उसको बच्चे वही करेंगे, बस वही संभालेंगे। लोग उत्पादक और उपभोक्ता दो वर्गों में बंट गए। कुछ लोग जो स्वामी होते थे, जमीन के मालिक होते थे, यानी कि जो पैदा करते थे वो, जो उसकी कमाई करते थे, और दूसरे उपभोक्ता, यानी कि जो उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस उत्पादन को, उस पैदावार को लेते थे। खास तौर पे हम कह सकते हैं, इसका मतलब समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में बंट गया, क्योंकि एक जिस कमाई पर हक होता था, पैदावार पर जिसका हक होता था, वो तो खूब लूटता था, और जिस लोगों को, जिनको जरूरत होती थी महंगे दामों पर, उनको वो चीज़ें, वस्तुएं मिलती थी। जब इतना कि किसान खुद अनाज पैदा करता था लेकिन उस पर उसका हक नहीं होता था, उसकी कमाई नहीं मिलती थी। तो इस युग में कवियों, संगीतकारों एवं चित्रकारों, ऐसे ही अमीर और गरीब के अलावा ये तीसरा वर्ग भी पैदा हो गया। एक तो उत्पादक थे, एक उपभोक्ता थे, तीसरा वर्ग एक और पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो भी हालात माड़े होते जा रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने मन को मार दिया, अपनी रुचियों को दबा दिया, अपनी भावनाओं को दबा दिया, और सिर्फ अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी रचनाओं में काम शास्त्र और श्रृंगारिकता का सहारा लेकर धन कमा रहे थे। कैसे? जो कवि थे वो काम वासना, अश्लील कविताएं लिखने लगे, संगीतकार भी ऐसे ही अश्लील चित्र बनाने लगे, और नाच गाने भी ऐसे ही होते थे। श्रृंगारिकता यानी कि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रेम से संबंधित, विरह और मिलन से संबंधित ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी कि ज़्यादातर इसमें विलासिता का ही प्रधानता थी, उसी पर आधारित थी। खास करके आश्रयदाता जी, जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन सामंतों ने उन कवियों को, संगीतकारों को, चित्रकारों को आश्रय दिया हुआ था, वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही रचनाएं लिखते थे, उनके मन को खुश करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए ही लिखते थे बस। तो इस तरीके से आर्थिक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि कवियों ने, संगीतकारों ने भी अपनी कमाई का साधन बनाया अपनी कला को, अपने साहित्य को। तो इस तरह हम तो कह सकते हैं कि आर्थिक परिस्थितियाँ तो बहुत खराब थी। तो ठीक क्या था? ठीक था सिर्फ साहित्यिक परिस्थितियाँ बच्चों। साहित्यिक परिस्थितियाँ सिर्फ उस दृष्टि से ठीक थी, साहित्य और कला की दृष्टि से इस युग में जो पर्याप्त समृद्ध कहा जा सकता है जो साहित्यिक परिस्थितियों को है। क्यों? साहित्य खूब रचा गया, बेशक वो आश्रयदाताओं के लिए था, श्रृंगार पर था, लेकिन साहित्य तो खूब रचा गया ना। कला की दृष्टि से भी यह युग समृद्ध रहा, क्योंकि उसमें कलाकारों ने अब बहुत चित्र बनाए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बनाए, अच्छी कला का नमूना पेश किया, और इस तरह मूर्तिकारों ने भी अच्छी मूर्तियां बनाई, संगीतकारों ने भी अच्छा संगीत दिया। ठीक है, वो अलग था, लेकिन साहित्य की दृष्टि से ये अच्छा युग था।
इस युग के कवि अपने आश्रयदाताओं से प्राप्त धन के बलबूते पर समृद्ध वर्ग में गिने जाने लगे, यानी कि उनकी जो अच्छी स्थिति थी अब। इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप इस युग के कवियों ने गुण और परिमाण दोनों दृष्टियों से हिंदी साहित्य का विकास किया। उसमें गुण भी थे जो साहित्य में होने चाहिए, अच्छा नतीजा भी निकला उसका। परिमाण, नाप तोल भी होता है परिमाण, सॉरी, यानी कि अगर हम उसको नाप तोल कर देखें किस कोटि का है वो, तो उच्च कोटि का साहित्य रचागा। इस युग के कवियों ने एक साथ तो वो कवि तो थे और आचार्य बनने का भी प्रयत्न किया। आचार्य का मतलब जो उन्होंने उपकरण सौंदर्य में या श्रृंगार पर रचनाओं में जो उपकरण होते हैं, जो क्या बोलते हैं, तो छंदबद्ध कविता उसकी जानकारी होना वो थी उनको, इसलिए वो उन कवियों ने सौंदर्य उपकरणों की जानकारी कराने के लिए पर्याप्त ग्रंथ लिखे। इसलिए उनको आचार्य भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। कवियों ने युगानुरूप, युग के अनुसार श्रृंगार पर रचनाएं की। क्योंकि युगानुरूप कैसे, उस युग के अनुरूप कैसे, उसके तरह कैसे, क्योंकि इस युग में श्रृंगारकता ही उच्च सीमा पर थी। उसी को आश्रयदाता दो खुद मतलब कि पसंद करते थे, तो बस उसी में रुचि रखी इन्होंने भी, ऐसी ही रचनाएं लिखी। तो कलात्मक परिस्थितियां कैसी थी, कला कैसी थी, आर्ट कैसा था उस क्षेत्र में। रीतिकाल के कला में प्रदर्शन की प्रवृत्ति की प्रधानता थी, सिर्फ दिखावे की ज़्यादा प्रधानता थी कि लोगों को पसंद आए अच्छे से अच्छा। इसमें मौलिकता की कमी थी, सच्चाई की, यथार्थता की कमी थी। उस समय के हालात जैसे थे वैसा नहीं दिखाया गया था। पर सामंती युग की वासनात्मकता काफ़ी अधिक है, क्योंकि सामंती युग था तो जो उच्च अधिकारी थे उसकी वासनात्मकता काफ़ी अधिक थी, यानी कि वो वासना के वश में जकड़ चुके थे, फंस चुके थे, वश में आ चुके थे, बस उनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। और आश्रयदाता जो कवि थे, जो कलाकार थे, कला प्रेमी थे, वो भी स्वामी ने सुखाए। स्वामी ने मतलब कि अपने स्वामी के सुख के लिए साहित्य में नायिकाओं के परंपरागत बाजारों चित्र बना रहे थे। परंपरागत जो परंपरा बन चुकी थी एक तरह की, तो वही बाजारों चित्र, अश्लील चित्र। चित्रकारों ने राग रागनियों पर आधारित प्रतीक चित्र बनाए। जो राग रागनियों में नायक नायिकाओं के उल्लेख होते थे, शब्दावली होती थी, उसी के अनुरूप उन्होंने चित्र बनाए। इन्होंने अपने मन की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं की। जो उनकी मन की भावना थी, जैसे उनके विचार थे, जो उनका ज़मीर था, अभिव्यक्ति होता बाहर आना, वो खुलकर बाहर आया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आश्रयदाताओं को खुश करना था। यहाँ तक कि इन्होंने तो देवी देवताओं को भी साधारण नायक नायिका, हीरो हीरोइन जिसको आप बोलते हो, उसकी भांति ही अंकित किया। संगीतकारों ने और मूर्तिकारों ने आश्रयदाताओं की, जो उनको आश्रय देने वाले उच्च अधिकारी राजा थे, सामंत थे, उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य किया, जिसमें चमत्कार प्रियता, चमत्कार को वो बल देते थे, उसको ही बल दिया उन्होंने, ताकि उनके आश्रयदाता खुश हो जाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों पर ऐसे कोई राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, धार्मिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ या फिर कलात्मक परिस्थितियाँ, इनका बहुत बुरा हाल था। और सिर्फ साहित्यिक परिस्थितियाँ खूब थी, समृद्ध थी, अच्छा साहित्य रचा गया, खूब रचा गया। इसलिए हम कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का रीतिकाल है जो कह सकते हैं कि भोग विलास का ही काल था। राजा हो, आम जनता हो, बड़े अधिकारी हों, सामंत हों, वो सिर्फ भोग विलास में ही ध्यान थे, और जिसमें कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ। नैतिक मूल्य जो समाज को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, नैतिक कदरें कीमतें हमारी, वो खत्म हो चुकी थी। अंधविश्वास और बाहरी आडंबर, दिखावा, छल, इसका बोलबाला था। राजा और प्रजा की श्रृंगारिकता के प्रति आसक्ति बढ़ी, बेशक राजा हो या उसकी प्रजा हो, श्रृंगारिकता की ओर, विलासिता की ओर,
प्रेम, मिलन, नारी सौंदर्य की ओर बस उनकी रुचि थी, आसक्ति थी। ठीक है ना, खिंचाव था। तो इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना है इसको, बस सिर्फ इस चीज़ को समझने की जरूरत है आपको। आपसे कुछ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 1643 से लेकर 1843 तक कैसे हालात थे, कैसी परिस्थितियाँ थी, राजपाट कैसे चल रहा था। राजनीतिक परिस्थितियों में बता दो आप, राज्य से संबंधित नीतियाँ, राजा थे जो कैसी नीतियों पर काम कर रहे थे, क्या क्या काम कर रहे थे, कैसे कैसे थे, कैसे अपने राज्य को चला रहे थे। तो उस चीज़ को ध्यान में देखकर राजनीतिक परिस्थितियाँ लिख दो। औरंगजेब तक का अच्छा शासनकाल था, अच्छे राज्य थे वो। उसके बाद उत्तराधिकारी थे विलासी बन गए थे, अयोग्य थे राज्य को चलाने में, असमर्थ थे। ठीक है, निकम्मे साबित हुए, इसलिए अच्छा राज्य नहीं चला पाए वो। दूसरी ओर नादिर शाह और उसके अंशा के हमले, तीसरी ओर अंग्रेजों का कब्जा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ, जो पतन का युग था मुगल शासनकाल का भी, और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जो उल्ट फेर रहा उसमें काफ़ी हद तक अच्छी नहीं रही। कुल मिला के स्वतंत्र राज्य बन चुके थे अपने, कई लड़ाइयों का युग था। सामाजिक परिस्थितियाँ भी, समाज भी अच्छा नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, शिक्षा अच्छी नहीं थी, लोगों की ओर ध्यान ही नहीं था, उनकी ज़रूरतों की ओर। अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे। नारी की स्थिति जो बहुत दयनीय थी, मनोरंजन की वस्तु थी वो। इसी तरीके से आर्थिक परिस्थितियाँ कह सकते हो, लोगों की हालत और गरीब हो रही थी, माड़ी होती जा रही थी, क्योंकि उनके पास आमदन के साधन थे तो राजा लोग, जो सामंत लोग थे, उनको लूटते जा रहे थे। किसानों पर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, लूट हो रही थी। उनकी कमाई से ऊपर वाले लोग, राजा लोग, सामंत लोग ऐश कर रहे थे। तो ये आर्थिक परिस्थितियाँ हो गई। वहाँ पर कवियों ने, संगीतकारों ने, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने अपनी कमाई के लिए अपने साहित्य को, अपनी कला को ही बेच दिया। अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए ही उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शित किया। ऐसे ही साहित्य रचा, श्रृंगार प्रक। तो कलात्मक परिस्थितियाँ भी ऐसी थी, बुरी थी। बस साहित्य की दृष्टि से ये अच्छा था, क्योंकि आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए खूब साहित्य रचा गया, खूब कविताएं लिखी गई। तो इसलिए कह सकते हैं, और वो लोग आचार्य भी थे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े मतलब के ग्रंथ लिखे, सौंदर्य उपकरणों की जानकारी देने के लिए भी छंदबंद ग्रंथ लिखे गए। पहले रीति परक या श्रृंगार परक रचनाओं के लिए कौन से उपकरणों की जरूरत है, उनके नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं, वो सारा कुछ लिखा जाने लगा ग्रंथों के ऊपर। इसीलिए उसको एक वो रीति सी बन गई थी, रीति परक, इसलिए इनको बोला गया, रीतिकालीन भी इसलिए बोला गया। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए बेटा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इसके ऊपर थोड़ी और वीडियो बना दूंगा मैं। अगर ये परिस्थितियाँ आपको समझ आ गई होंगी तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।